जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी बुक से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके पार्ट 2 बुक से होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सेकेंड बुक से आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी पार्ट 2 बुक से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी बताऊंगा और सभी के क्वेश्चन के जो है आपको बिल्कुल आंसर भी मिलने वाले। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं ऑर्गेनिक, यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आपके क्वेश्चन में होंगे और आपको देखिए पता ही होगा जो आपके दोस्तों कार्बनिक रसायन है, इसमें आपके ज्यादातर जो है जो क्वेश्चन होंगे वह रिएक्शन टाइप के होंगे, यानी कि अभिक्रियाएं ज्यादातर इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। यानी दोस्तों CHCl3 क्या होता है? ये होता है क्लोरोफार्म। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म जो है आपका ऑक्सीकरण पर क्या देता है? यानी कि आपने एक क्वेश्चन दोस्तों पढ़ा होगा कई बार कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, आपने इसका रीजन भी जाना होगा। तो क्लोरोफार्म जो है रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसके ऑक्सीकरण पर क्या मिलता है? फास्जीन या फार्मिक अम्ल या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोपिक्रिन। तो देखिए जो आपका क्लोरोफार्म होता है यह ऑक्सीकरण का मतलब जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कर लेता है वायु से, तो ये फास्जीन गैस बनाता है, जो कि एक विषैली गैस होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो फास्जीन फर्स्ट ऑप्शन होगा वह राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला विकल्प। फास्जीन का फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है COCl2। ये दोस्तों विषैली गैस होती है जो कि क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर जो है बना देता है। तो इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, प्रकाश की अनुपस्थिति रहती है, वहां पर प्रकाश जो है ना पहुंचे, अन्यथा वह रिएक्शन कर लेता है। तो ये इसका रीजन है। तो इसका पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है। तो परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा कितनी % होती है? 100%, 95.5% या 5.6% या 75%? तो देखिए जो परिशोधित स्पिरिट अल्कोहल होता है इसमें 95.5% जो है अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, अर्थात हमारा सेकंड जो ऑप्शन होगा बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकास अभिकर्मक है। देखिए ल्यूकास अभिकर्मक आपने पढ़ा होगा, तो ल्यूकास अभिकर्मक कैसा होता है, मतलब कि इसमें कौन कौन से जो है यौगिकों का मिश्रण होता है? तो पहला क्या है? सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण है, या PDBaSO4 का है, या तनु HCl या निर्जल ZnCl2 का। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, ये दोनों ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन यहां पर जो फर्क है वह क्या है? यहां पर सांद्र HCl है और इसमें तनु HCl है, बाकी निर्जल और यहां पर भी निर्जल ZnCl2 है। तो देखिए यहां पर सांद्र जो HCl होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। तो जो HCl होता है वो क्या होता है? सांद्र होता है, कॉन्सेंट्रेट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है कह रहा कि फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? जो फिनाल का 0.20% मतलब विलयन होगा वह किस रूप में कार्य करेगा? एंटीसेप्टिक के रूप में, या प्रतिऑक्सीकारक के रूप में, या ज्वरनाशक के रूप में, या एंटीबायोटिक के रूप में? तो ये आपका जो विलयन होता है फिनाल का, जो कि मतलब 0.20%, तो ये होता है आपका एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा एंटीसेप्टिक के रूप में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आपका पहला विकल्प राइट होगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा कि फार्मेलिन जलीय विलयन है। जो फार्मेलिन का जलीय विलयन होता है वह किसका होता है? ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको पहला क्या? फॉर्मल्डिहाइड का, नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल का, अगला है फ्लोरेसिन का, नेक्स्ट है आपका एसिटल्डिहाइड का। तो देखिए जो फार्मेलिन होता है दोस्तों, ये आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन, यानी कि इसमें आपका जो फॉर्मल्डिहाइड होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो जो फार्मेलिन है क्या है? ये जलीय विलयन किसका है? फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है। तो इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा फॉर्मेलिन, बिल्कुल इसका जो है फॉर्मल्डिहाइड राइट आंसर। तो पहला विकल्प इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहां पर कह रहा कि निम्न में से कौन फेलिन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? तो इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो कि किसका? फेलिन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, है ना। तो फार्मिक अम्ल नहीं कर सकता, एसिटिक अम्ल या फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी कि जो आपका एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों, ये क्या होता है? फेलिन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है
फेलिन विलयन का अपचयन नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा जो दूसरा विकल्प होगा यह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आपके 6 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन जो होता है इसको जो है क्या कहते हैं, कशिश का तेल बोलते हैं, या मिर्वेन का तेल बोलते हैं, या सिनेमन का तेल बोलते हैं, आयल बोलते हैं, या विंटर ग्रीन का तेल बोला जाता है। तो देखिए जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसे बोलते हैं मिर्वेन का तेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिर्वेन तेल। यानी कि आपका यहाँ पर जो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं मिर्वेन का तेल, यानी ये आपका राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न कह रहा है अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीनो का जलीय विलयन होता है कैसा, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी या उदासीन। तो देखिए जो एमीन होंगे इनका जो जलीय विलयन होता है वह उभयधर्मी होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अमीनो का जलीय विलयन कैसा होता है दोस्तों, तो ये हमारा उभयधर्मी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका दोस्तों कह रहा है कि एस्कार्बिक अम्ल है। एस्कार्बिक अम्ल प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, या विटामिन है। तो देखिए जो एस्कार्बिक अम्ल होता है दोस्तों ये क्या होता है, एक प्रकार का ये आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं तो इसे आप बोल सकते हैं कि विटामिन के अंतर्गत आता है। देखिए तो यहाँ पर आपका जो मतलब एस्कार्बिक अम्ल जो है ये विटामिन के अंतर्गत आता है। तो मतलब यहाँ पर हम इसको कुल मिलाकर विटामिन ही बोलेंगे। ठीक है, तो एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है क्या है, चौथा विकल्प विटामिन, यह आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विटामिन B1। ठीक है, क्या है विटामिन B1, ये पॉइंट देखिएगा। B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका रासायनिक नाम हो जाएगा वो क्या होगा, या एस्कार्बिक अम्ल होगा, या रिबोफ्लेविन होगा, या थायमिन, या पायरिडास्टिन। तो यहां पर इसका थायमिन होता है। यानी कि जो विटामिन B1 होता है दोस्तों इसका जो आपका रासायनिक नाम होगा ये आपको होता है थायमिन। ठीक है, थायमिन। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या अरक्तता। तो देखिए जो विटामिन ए होता है दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी, है ना, आपको पता ही होगा। तो रतौंधी होता है, यानी कि इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा रतौंधी, यह राइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन, राइबोफ्लोविन, या कैल्सीफेरॉल, या एल एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। यानी इसमें आपका तीसरा विकल्प ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, कौन सी, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो देखिए सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, है ना। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन होगा फ्रक्टोज, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता ही होगा ना। तो ये दोस्तों मैं यहां पर आपको जो है सेकंड बुक से 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया हूं जो कि बहुत ज्यादा बार पूछे गए और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपके फर्स्ट बुक से आते हैं, पार्ट 1 से आते हैं, तो उनको भी मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चनों को भी देखते हैं जो कि आपके यहां पर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, कई बार यह क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सेट-जेप नियम को उदाहरण सही समझाइए। अब इस नियम को काफी सारे बच्चों ने अभी इसका नाम भी पहली बार सुना होगा। अगर आपने इसका नाम सुना तो काफी अच्छी बात है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके बुक में है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सेट-जेप नियम को उदाहरण द्वारा समझाना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखिए पेपर में आ जाते हैं। और जैसे फिजिक्स में हुआ है, आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि भैया फिजिक्स का पेपर हमारा नहीं बना, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन दोस्तों देखिए फिजिक्स यार इतना आसान तो आएगा नहीं। वहां पर इसी प्रकार से देखिए केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में देखिए इतना आसान सा पेपर नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार हम जो है पढ़ ले, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यार मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा इनका लेवल अलग होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए सेट-जेप नियम को उदाहरण से समझाइए कह रहा है, तो इसका आपका यहां पर परिभाषा देना हो, फिर मैं इसका आपको रिएक्शन करा देता हूं। परिभाषा क्या है देखिए, तो जब अल्कोहल को, किसको दोस्तों, अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो अल्कोहल का OH जो समूह होता है, ठीक है, ये आपका क्रियात्मक समूह तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं।
तथा एथिलीन बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसकी संरचना बनाऊंगा ताकि दोस्तों जो अल्कोहल है उसकी संरचना बनाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, अन्यथा मैं लिख दूंगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, है ना। देखिए जो आपका अल्कोहल होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ये आपको पता होगा। तो इसकी संरचना अगर बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ C और सिंगल बॉन्ड आपके यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको H और यहाँ पर भी H और इसमें आपका यहां पर भी H जुड़ेगा और यहां पर आप OH जोड़ दीजिए और इसमें आप लोग यहां पर H जोड़ दीजिए, तो यहां पर C2 हो गया और H5 1 2 3 4 5 और ये OH। तो ये आपकी क्या होती है, एथिल अल्कोहल की संरचना होती है। अब कह रहा है कि इसमें आपको यहां पर क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है इससे जब आप इसको गर्म करते हैं कितने पर, तो यहां पर आपको इसको जो है मतलब एक प्रकार से हीट देना है, गर्म करना है। तो H2SO4 की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसको चलिए करते हैं गर्म, ठीक है। तो यहां पर गर्म करेंगे कितने डिग्री पर, तो 160 से 170, तो आप यहां पर लिख लीजिए, मान लीजिए 170 डिग्री, है ना। तो इसको इतने पर गर्म कर दिए। अब देखिए इसको जब आप लोग गर्म करेंगे तो यहां पर आपका क्या होता है, कह रहा है क्वेश्चन कि जो इसका अल्कोहल का OH समूह है ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर H2O बना देता है। मतलब यहां पर जो आपका OH समूह है ये इसका जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर यहां पर ये दोनों H2O बना देंगे, मतलब H और ये H, H2 और ये O, तो ये आपका यहां से निकल जाता है। तो देखिए यहां पर बनेगा क्या आपका, तो इसमें आपका C1 और 2 यानी कि C2 बना और बचेगा कितना, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचे, तो CH4 बन गया और यहां पर क्या हो गया, इसके बाद H2 अलग हो गया यानी H2O आपका अलग हो गया और इसे बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो फलों को पकाने में इस गैस का काम पड़ता है। तो देखिए ये आपका बन गया क्या, एथिलीन। तो इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, सेट-जेप का नियम होता है ना। तो ऐसी रिएक्शन आपको करा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाटरमैन अभिक्रिया को समझाइए। देखिए नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत दोस्तों यह क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो गाटरमैन अभिक्रिया को समझाइए, इसमें क्या होता है देखिएगा थोड़ा सा। इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण यानी कि कॉपर का इसमें क्या है, चूर्ण, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं ना चूर्ण कैसा होता है, तो उसमें क्या होता है, वह HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। मेन इसका मुख्य प्रोडक्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो चलिए भाई साहब बना देते हैं इसको। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। तो बेंजीन की आप यहां पर चलिए संरचना बनाते हैं, ठीक है। संरचना कैसी होती है, तो यार मुझसे थोड़ा सा कम बनती है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। इस टाइप से बनाते हैं, ये होता है बेंजीन की संरचना, ठीक है। इसमें आप यहां पर चलिए सर्किल बना देते हैं। तो ये आपका हो गया और इसमें क्या करना है, डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजोनियम क्लोराइड का मतलब ये है कि यहां पर आपको इसमें जोड़ देना है N2Cl ऊपर की तरफ। तो ये आपका बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें क्या लेना है आपको, तो यहां पर कह रहा है कि आपको इसमें जो है कॉपर चूर्ण और HCl के साथ गर्म करना है। यानी दोस्तों इसको आपको यहां पर एक प्रकार से या तो आप उत्प्रेरक के रूप में ले लीजिए, तो यहां पर प्लस मत लगाइए, तो आप डायरेक्टली जो है इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, तो Cu लेना है कॉपर का चूर्ण, या आप इसमें ले सकते हैं HCl और बस इसके साथ आपको गर्म कर देना है। तो इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद बनता है। तो फिर से आप लोग यहां पर बेंजीन की एक संरचना बनाइए इस प्रकार से, ये ठीक है, ऐसा आप लोग अच्छे से बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका बेंजीन की संरचना बन गई और यहां पर क्या होता है मतलब क्लोरोबेंजीन बनता है। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब यहां पर ऊपर की तरफ इसमें जो है Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका जो अलग होगा वह क्या होगा, N2, यानी कि देखिए Cl आपका जुड़ गया तो N2 आपका अलग हो जाएगा। तो N2 मतलब कि नाइट्रोजन गैस आपकी उड़ गई हवा में भाई साहब, ये देखिए नाइट्रोजन बन गया। तो ये होता है क्लोरोबेंजीन और ये आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है, तो तीसरा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन तो अभी और काफी सारे हैं, बाकी यहां पर आपको अंत तक बने रहना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है दोस्तों कि ट्राइक्लोरोमेथेन, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ट्राइक्लोरोमेथेन क्या है। तो दोस्तों जो आपने जो है क्लोरोफार्म पढ़ा है, क्लोरोफार्म को ही बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। तो आप लोग नाम में भ्रमित मत होइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है फिर आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, सिलेबस में ही रहता, लेकिन यार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि यार मतलब एग्जामिनर भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि आपके जो कुछ क्वेश्चन जो है इस प्रकार के आ जाते हैं, है ना। तो अब यार क्या कह सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन को रंगीन बोतलों में यानी कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, समझिएगा। तो देखिए जो आपका यहां पर ट्राइक्लोरोमेथेन या तो बोले तो क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस फास्जीन जो कि COCl2 होता है इसको बना देता है, इसलिए इसको करते हैं रंगीन बोतलों में पैक। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं क्योंकि रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको लेना क्या है, पहले यहां पर क्लोरोफार्म यानी कि CHCl3,
ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और इसमें आपको क्या लेना है, यहां पर फिर आपको लेना है यहां पर H2SO4, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहां पर आपको एक प्रकार से सॉरी H2SO4 नहीं लेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ना, तो इसमें आप लोग वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी कि 1/2 O2 ले लीजिए। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में करता है, क्योंकि इसको रंगीन बोतलों में इसीलिए रखा जाता है ताकि प्रकाश वहां पर ना पहुंचे। तो यहां पर प्रकाश की अगर उपस्थिति होगी तो ये करता है रिएक्शन, इतना रिएक्शन कर लेगा और फिर क्या बनाता है, तो ये आपका फास्जीन बनाएगा, यानी कि इससे बनता है COCl2। ये आपका क्या होता है, फास्जीन, जो कि विषैली गैस बन गई। और इसमें बचेगा क्या यहां पर, तो इसमें आपका बच जाता है HCl, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आपका ये यहां से निकला और इसका जो है Cl2 इसमें हो गया और एक यहां पर Cl जो है इसके साथ निकलकर HCl बना देगा। ठीक, तो मतलब ये आपका HCl बन गया और बाकी आपका यहाँ पर जो 1/2 O2 है ये आपका O यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये आपका फास्जीन गैस बन जाती है, जो कि एक विषैली गैस है, फास्जीन बन गया, है ना। तो ये होता है इसका मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन में। तो इसको आप समझ लीजिएगा, भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यार कभी कभी देखिए ऐसे आ जाते हैं। और खास कर देखिए यूपी बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर मतलब ये निर्धारित नहीं रहता कि यार कैसे क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में रखकर चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताया गया कि फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण दीजिए। तो इसमें दोस्तों हमें क्या देना है, जो फिनाल है ना, फिनाल को मैंने आपको फिनाल की संरचना बता दी है, तो फिनाल का आपको यहां पर बताना है लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण। तो चलिए इसको हम लोग कराते हैं काफी आसान से लैंग्वेज में, इसको पहले समझ लीजिए फिर इसकी रिएक्शन भी हम करेंगे। तो देखिए कहा गया कि जब फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से घुले, यानी कि जो फिनाल होता है यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्राप्त होता है इससे। ठीक है, ये एक पॉइंट यहां तक समझिएगा। फिर उसके बाद जो आपका नीला या हरा रंग प्राप्त होता है, पुनः मिश्रण को तनु करने पर, ठीक है, क्या करने पर, तनु करने पर रंग जो है लाल हो जाता है। अब जब ये जो है कलर क्या होता है, लाल हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, अधिक में जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो पुनः रंग नीला हो जाता है। और ऐसी रिएक्शन जब कराते रहते तो यही आपका होता है फिनाल का लीबरमान परीक्षण या फिनाल का लीबरमान परीक्षण अभिक्रिया, है ना। चलिए इसमें हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर फिनाल को लीजिए, तो इसमें हम लोग यहां पर फिनाल की चलिए संरचना बनाते हैं, या तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे मैं फार्मूला लिखता हूं तो C6 और H5 और OH। ये क्या दोस्तों, फिनाल C6H5OH फिनाल हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसमें हमें जो है लेना क्या है, कह रहा है कि यहां पर फिनाल को जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि आपका कह रहा है ना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से घुले, तो इसमें हम लोग यहां पर पहले लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, है ना, H2SO4। ये कैसा होगा, सांद्र है, ठीक है, सांद्र। तो यहां पर सांद्र। और इसके बाद देखिए यहां पर इसको करा देना है रिएक्शन किसके उपस्थिति में, तो यहां पर सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है, तो NaNO2 होता है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। और इसमें क्या होगा, जल का आधिक्य होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि घुले सोडियम नाइट्राइड को अभिक्रिया कराने पर तो यहां पर जल अधिक होगा, यानी कि जल की उपस्थिति रहती है, तो जल का अधिक आप इसमें लिख सकते हैं। तो जल के अधिक में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, यहां पर नीला या हरा रंग प्राप्त होता है। और पुनः मिश्रण को तनु जब करते हैं तो यहां पर लाल रंग मिल जाता है, यानी कि इससे हमें कुल मिलाकर लाल रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लाल रंग। अब इस इतना होने के बाद कह रहा है कि जब यहां पर लाल रंग प्राप्त होता है तो अधिक में इसमें मिलाते हैं यानी AOH। तो इसमें पुनः आप लोग इसके आगे जब रिएक्शन होगी तो यहां पर इसके आगे यहां पर करा देते नीचे, तो इसके आगे जब यहां पर रिएक्शन कराएंगे और इसमें अधिक में क्या मिलाते हैं दोस्तों, तो यानी AOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर पुनः रंग नीला हो जाता है। यानी इसमें जब आप इतना करते हैं तो यहां पर नीला कलर प्राप्त हो जाता है, जो कि मैंने नीले कलर से लिख दिया। तो यहां पर नीला रंग प्राप्त होता है और यही रिएक्शन आपकी जब होती रहती है तो इसे बोलते हैं फिनाल का लीबरमान परीक्षण या लीबरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो यार इसको समझ लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का एक रासायनिक समीकरण, ओनली आपको यहां पर क्या देना है, समीकरण देना है। तो इसमें देखिएगा यहां पर आपको जो है प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनाते हैं, तो फिनाल बनाने की एक विधि जो है आपको इसका देना है रासायनिक समीकरण या इक्वेशन। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब प्रयोगशाला में फिनाल जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जो है जलीय विलयन से का जो है भाप आसवन करके इसको बना दिया जाता है। यानी कि फिनाल को जो है क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जो है भाप आसवन करके इसको बनाया जाता है। जैसे यहां पर आपका एक ले लेते हैं क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का मैंने फार्मूला आपको बता दिया था। तो यहां पर आप या तो संरचना बना सकते हैं या तो फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है C6H5N और यहां पर क्या होता है N2
Cl ये होता है। इसकी मैंने संरचना बनाई थी ना, बेंजीन को बनाकर ऊपर N2Cl जोड़ देना है, तो ये हो गया। और इसमें आपको जलीय विलयन का भाप पास होना यानी कि जलीय विलयन यानी H2O, ठीक है, और इसको करा देना है गर्म, है ना, तो ये आपका जो है हीट हो जाएगा यानी कि भाप आसवन। तो गर्म कराने पर यहाँ पर क्या बनता है आपका, तो इसमें आपका बनता है फिनाल, क्योंकि हमें फिनाल ही इसमें बनाना है, तो इसमें फिनाल आपका बनेगा यानी कि C6H5OH ये आपका बन जाता है। और इसमें बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपका जो है N2 है यानी कि N2 आपका अलग हो जाता है नाइट्रोजन गैस, और बाकी का आपका यहाँ पर बच जाएगा Cl इसका, और यहाँ पर इसका जो है H, तो यहाँ पर HCl आपका निकल जाएगा। तो ये आपका इतना बन जाता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग कि ये जो रिएक्शन है काफी आसान है, आप समझ गए ना। तो इसे बोलेंगे बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, और इसमें जल का मतलब जलीय विलयन ले रहे हैं, और इसमें आपका यहाँ पर ये बन गया फिनाल जो हमें प्राप्त करना है। तो फिनाल बना, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl बन गया, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते, देखिए कह रहा है कि ऐसी दो अभिक्रिया अपने से आपको बताना है। तो यहां पर देना है कि जिनमें फिनाल जो है अम्लीय प्रकृति या अम्लता प्रदर्शित करता हो। तो हमें दोस्तों यहां पर ऐसी दो रिएक्शन बतानी है जिसमें जो हमारा फिनाल होगा, ठीक है, फिनाल जो है वह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करे। तो चलिए यहां पर बताते हैं। पहला रिएक्शन है आपका, जब आप लोग फिनाल को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पर क्या है, फिनाल सक्रिय धातु, जैसे फिनाल जो है हमारा सक्रिय धातु जैसे सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, और जब हाइड्रोजन मुक्त होती है तो इसलिए यहां पर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो जाती है। जैसे यहां पर आप इसका रिएक्शन एक कराइए। तो पहली बात तो आपको यहां पर फिनाल लेना, जैसे मैं यहां पर फिनाल की एक संरचना चलिए बना देता हूं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, फिनाल। इस प्रकार से आपको यहां पर फिनाल बना देना, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से ये आपका यहां पर OH फिनाल हो गया। अब इसको कराना किससे, तो यहां पर आपको बनाना है Na से रिएक्शन, यानी कि आपको जो है इससे करा देना है रिएक्शन। जब आप लोग इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, तो आपको, तो यहां पर आप जो है इसमें 2 लगा दीजिए, क्योंकि रिएक्शन को अभी बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 लगाने के बाद देखिए इसमें क्या बनेगा, यहां पर फिर से फिनाल की संरचना एक बनाइए। तो आपको यहां पर बेंजीन बना देना, और इसमें आपका यहां पर ये हो गया फिनाल। तो यहां पर देखिए 2 लगा ना, तो इसलिए यहां पर भी 2 लगा देना, और यहां पर आपका देखिए 2 है, तो यहां पर आपका ये भी O भी 2 गिना जाएगा, और H भी 2 गिना जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपका जो 2 है ये भी आपका 2 गिना जाएगा। तो यहां पर O इससे 1 लेकर, और यहां पर Na इस प्रकार से करा दें तो आपका ये बन गया, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और इसके बाद प्राप्त क्या होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, यानी कि H2 आपका अलग हो जाता है। तो ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब ये रिएक्शन जो है इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा यहां पर, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्योंकि इसमें Na जुड़ा है ना, तो सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड है ना, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये हो गया। और ये आपका हाइड्रोजन आपको पता ही होगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसलिए ये होता है अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने लगता है। इसके बाद एक रिएक्शन हुई, यहां पर बतानी कितनी है, तो 2 रिएक्शन बतानी है। तो दूसरी आपकी है यहां पर NaOH से अभिक्रिया। तो अब आप लोग जब फिनाल की रिएक्शन जो है NaOH से कराते हैं तब भी दोस्तों यही रिएक्शन होती है, तब भी आपका हाइड्रोजन मुक्त होता है, यानी कि एक प्रकार से अम्लीय प्रकृति यह भी प्रदर्शित करने लगता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको चलिए करा के एक और दिखा देता हूं। पहली बात तो यहां पर आप फिनाल का पहले संरचना बनाइए। तो फिनाल का यहां पर बना देते हैं संरचना जल्दी से, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया फिनाल, OH जुड़ गया। और इसमें कराना किसका, तो NaOH से कराना, NaOH से। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिर से यहां पर फिनाल आपका बनेगा, ये आपका फिनाल हो गया। और यहां पर देखिए ऊपर यहाँ पर ये O जो है आपका ये रहेगा, Na जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यानी ONA इसमें फिर से जुड़ गया। बचा कितना, तो इसका एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये H, तो यहाँ पर H2 हो गया, और इसका आपका O यानी कि H2O आपका अलग हो गया। ये फिर से आपका बन गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड फिर बन गया। और जब सोडियम फिनॉक्साइड इसमें बना और इसमें बन गया, तो ये आप कह सकते हैं कि जो है अम्लीय प्रकृति यहाँ प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये मतलब ये 2 रिएक्शन को करा सकते हैं, और दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसको मतलब इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, है ना। तो इनको आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। तो यहां से कितने हुए क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हुए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका यहां पर, कह रहा है कि एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको रिएक्शन ज्यादा नहीं कराना, तो इसमें थोड़ा समझिएगा, है ना। तो एथिल एमीन का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला आपका होता है C2H5 यानी H2, है ना, ये होता है एथिल एमीन। तो एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों, ऐसा आपको मतलब रीजन बताना है। तो देखिए
जो नाइट्रोजन परमाणु है इसमें आपका क्या है, ये नाइट्रोजन परमाणु N जुड़ा है ना, NH2 है ना। तो ये जो नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन परमाणु में क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है और यह एक दुर्बल एकांकी क्षारक की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब यहां पर क्या है, ऐसा इसका व्यवहार होता है। तो मतलब यहां पर एक प्रकार से नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो मतलब यहां पर ये ज्यादा कुछ उतना मतलब खास नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर के लिए आ जाता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और इसका रीजन यही है कि जो नाइट्रोजन परमाणु है इस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होती है और इस कारण से जो हमारा एथिल एमीन है ये अन्य एमीनों की तरह भी व्यवहार करता है, यानी कि व्यवहार करने लगता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8वां क्वेश्चन भी काफी यार इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए समझते हैं। पहले देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करा है कि एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण बताइए। ठीक है, तो हमें बताना, जो हमने अभी क्या लिया, एथिल एमीन लिया, तो एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक हमें कोई बताना है परीक्षण। देखिएगा तो इसमें आपको ये देखना है कि जब, ठीक है, जब हम लोग एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 को, यहां पर क्या है N2 लिया, डबल हो गया है तो यहां पर H2 होगा। ठीक है, तो जब हम लोग C2H5NH2 को CHCl3 से बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली, यहां पर ALC का मतलब क्या है, एल्कोहलिक के OH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आपका यही विधि है। तो इसकी रिएक्शन चलिए कराते हैं, जो कि रिएक्शन ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको लेना क्या है, तो C2H5NH2 लेना है। तो यहां पर लेते हैं C2H5NH2। ठीक है, तो ये होता है आपका एथिल एमीन, है ना, एथिल एमीन ले लिए। अब इसके बाद यहां पर क्या लेना है, तो इसमें CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके बाद क्या लेना है, तो एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, यानी कि KOH भी लेना पड़ेगा इसमें। अब यहां पर दोस्तों आपको 3 लगाना। 3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर Cl3 है और इसके साथ ये जो K है ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, इसलिए हमने यहां पर पहले से 3 लगा दिया ताकि रिएक्शन हमारी बैलेंस हो सके। इतना लिखने के बाद आपको इसका जो है रिएक्शन करा देना है। तो यहां पर आपका अब जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, तो पहले तो यहां पर बताया गया कि जो इसमें जो है तीव्र दुर्गंध युक्त क्या बनता है, तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ जो कि एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा यहां पर आपका, तो इसमें नीचे लिखते हैं C2H5 और आइसोसाइनाइड मतलब कि NC। ठीक है, NC, तो ये बना। और इसके अलावा मैंने बताया कि जो हमने यहां पर 3 लगाया था, इसलिए लगाया था ताकि आपका यहां पर K जो है इसमें आए और Cl जो है यहां पर 3 था, Cl3 था ना, तो इसलिए यहां पर 3 पहले हम लगा देंगे, तो 3K भी बैलेंस और Cl भी आपका बैलेंस, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड आपका ये अलग हो गया। अब बचेगा क्या इसमें, तो यहां पर 3 आपका पहले लगा तो 3H यहां पर हो गया और इसके अलावा यहां से भी आपका एक जो है H निकलता है, तो ये आपका यहां पर मतलब इसमें जो है बैलेंस होने के लिए आएगा। तो यहां पर कितना आपका H, तो एक यहां पर ये H हो गया और एक ये, तो 3 ये हुए और 3 इसके मतलब कि 6। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3H2, है ना, और यहां पर आपका ये O है तो आपका यहां पर ये O हो जाएगा। तो 3H2O यानी कि यह भी बैलेंस हो गया, जल आपका बन गया। तो इसमें क्या क्या बना, पहले हमने लिया यहां पर क्या क्या लिया, देखिए इसको नाम लिख देते हैं। तो हमने लिया यहां पर एथिल एमीन। ठीक है, यहां पर क्या लिया हमने, एथिल एमीन हमने लिया। ठीक है, एथिल एमीन हमने लेकर चला और ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हमने लिया और इसके बाद हमने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या था, एल्कोहलिक यानी ALC हमने इसलिए लिखा। तो एल्कोहलिक हमने लिया यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फिर रिएक्शन कराया तो हमारा यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर तीव्र दुर्गंध युक्त यानी कि ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है क्या, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इसको भी लिख लीजिए क्या बना था, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये बना और इसके अलावा यहां पर क्या बना था, तो ये बना था KCl यानी इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये आपका यहां पर जल हो गया, तो इतना तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन है कि इसमें देखिए पहचान करने वाला एक परीक्षण बोल सकते हैं या आपका एक नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब कहने जा रहा हूं अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, तो इसी प्रकार से जो रिएक्शन है वो आ जाते हैं। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी ज्यादातर जो है रिएक्शन ही पूछी जाएंगी। और दोस्तों जल्द ही यार मैं आपको एक बहुत ही
महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाला हूं जो कि एकदम मस्त तरीके से होगा। और आपका जो जैव अणु चैप्टर है ना, इसमें आपका जो क्या है ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए यार एक क्वेश्चन आता है और उसमें क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें जो ग्लूकोज है इसमें आपका जो OH समूह होता है, OH समूह की उपस्थिति दर्शानी होती है, यानी कि इसमें 5 या 6 जो भी मतलब ये समूह उपस्थित होते हैं, इनको आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो यार काफी बेहतर। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो यार आप जुड़िए, बाकी नहीं अच्छा लगता तो कोई मतलब जरूरी नहीं, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।